मेरा नाम सुनील कुमार कश्यप है। मैं सीआरबी इंटर कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ाता हूं और पिछले 18 वर्षों से वहां पर लेक्चरर हूं बायोलॉजी का। फिर वहां पर मैंने अपनी जो एमएससी एमएल के पीजी कॉलेज से किया है 2007 में, और वहां पर निरंतर मैं तब से मैं अध्ययनरत हूँ सीआरबी इंटर कॉलेज में, और मैं बायोलॉजी ही पढ़ाता हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये बहुत पहले है। कक्षा 8 में मैं पढ़ रहा था जब, तो उसमें चैप्टर था, एक फिगर आया था कि मनुष्य का अंडाणु, और मनुष्य का अंडाणु देख करके बहुत प्रभावित हुए और कक्षा 8 में ही सोचा कि मैं कभी पढ़ूंगा तो बायोलॉजी पढ़ूंगा, और भगवान ने सुन लिया, मैं बायोलॉजी से ही एमएससी किया। और मेरा जो पेपर हमारा है, स्पेशल पेपर है फिशरीज यानी मछली से मेरा एमएससी है 2007 का। और ये बायोलॉजी जो है ये हम आपको कुछ संक्षेप में बता रहे हैं। पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग। तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग में क्या है कि जनन क्या है, जनन क्यों जरूरी है, जनन कैसे होता है। तो अब इस विषय में आपके पास है कि जनन, तो जनन क्या है? जनन जीवधारियों का वह महत्वपूर्ण लक्षण है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी जात की संख्या को बनाए रखने के लिए या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए या अपनी जात को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रत्येक जीवधारी जनन करते हैं और जनन द्वारा अपनी जात की संख्या को बढ़ाते हैं। इसे जनन कहते हैं। जनन के माध्यम कई हैं, जनन की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ जनन की विधियां क्या हैं? तो जनन की विधियां हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे कायिक जनन, दैहिक जनन या फिर वर्गीय जनन कहते हैं, और अंग्रेजी में वेजिटेटिव कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लिंगी जनन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है कि पौधों के किसी भाग, जड़, तना, पत्ती, क्या होते हैं? जड़, तना, पत्ती, ये क्या होते हैं? एक अनुकूल अवस्था, प्रतिकूल अवस्था में, जैसे परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, तालाब का पानी सूख गया और जल में रहने वाले पौधे लुप्त होने वाले हैं, नष्ट हो जाएंगे, तो उससे बचने के लिए क्या कहते हैं? इनके अंदर एक ऐसी तना में, जड़ में, पत्ती में ऐसा कोई भाग बनता रहता है जो उसके अंदर जैकेट के अंदर बंद रहता है। और जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है तो प्रत्येक तालाब देखते हो कि पहले सूख गया था और पानी भरा, जैसे फिर से सब उसी में शैवाल, पूरे हरे पौधे सब आ गए। तो उसमें क्या है? जड़, तना, पत्ती, ये क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक जनन के उदाहरण है। जैसे कि आप कलेंचो देखेंगे, पत्थर चट्टा यानी कि अजूबा देखेंगे, फिर आप देखिए इसमें क्या है? ये पत्ती द्वारा जनन है कलेंचो में, और अजूबा में, पत्थर चट्टा में पत्ती जमीन पर गिरी और तुरंत वहां पर नया पौधा बन जाता है। तो उस पत्ती के किनारे किनारे अपस्थानिक शाखाओं का जाल फैला होता है और हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि एक कोशिकीय होता है। और वो क्या होते हैं कि जैसे मृदा को पाए, उचित पोषक माध्यम पाए, बस तुरंत वहीं से जड़ अंकुरित होकर के नया पौधा बन जाता है। तो पत्ती द्वारा जनन होता है। और जड़ द्वारा तो आपका देखिए शकरकंद देखा होगा, शकरकंद जब गंजी आप खाते हो तो उसमें लंबा लंबा धागा सूत निकलता है, वो जड़ ही है। लेकिन जब उसको क्या होता है? वृद्धि करना होता है, तो जड़ की भाग ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अधिक मात्रा में संग्रहित करके और वो क्या करते हैं? फूल जाते हैं। तो संचित भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो फूलकर मोटे हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में फैट की पर्याप्त मात्रा होगी, तो फैट की जब पर्याप्त मात्रा होती है तो शरीर में फूले हुए ऑर्गन का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखेंगे, क्या कहते हैं, ब्रेस्ट, फीमेल में ब्रेस्ट का होना, अभी अगर उसकी फैट की कमी है तो ब्रेस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। या आप बैठते हैं, जिस आसन पर बैठते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ आती है। तो फीमेल में क्या होता है कि बटक फैट ज्यादा होता है, तो ये यहाँ से नीचे घुटने से ऊपर तक फैट का जमा होता है, सेकेंडरी ग्रोथ आ जाता है। ठीक उसी प्रकार शकरकंद में क्या होता है कि जड़ें अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ को संचित करके और फूल जाती हैं, और वो क्या होता है कि वो जड़ों में से क्या होता है? हटाओ, किसी भी लिख लीजिए। हाँ, किसी भी लिख लीजिए, किसी भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये सब हमें बताए दो पहले। लिखिए। हाँ, इसी पर देखिए, जैसे कि जड़ें हैं, ये गंजी है, तो गंजी में क्या होता है? इसे जड़ फैली होती है। अब इसमें जगह जगह पर
नाभ होते हैं। ये अब एक गंजी लगाया जाए, ये तो अब एक गंजी से जब एक गंजी निकले तो उसका मतलब क्या है, किसान को नुकसान होगा। यहां से एक पौधा निकला, जुड़ा है यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। देखो एक गंजे से, तो इसमें क्या है, जगह जगह पर नाभ, थोड़े थोड़े गांठ की टाइप की संरचना होती है जड़े में, और जैसे उचित पोषक माध्यम आता है सभी से अंकुरित होकर के, और क्या होता है, जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये जनन का रूपांतरण है कि पत्ती द्वारा, तना द्वारा, जड़ द्वारा। अब तने में क्या है, आलू आप देखते हो, जैसे आलू है, ये आलू में सल्क कंद, सल्क कंद माने जाते हो, सल्क पत्र से घिरा हुआ, उसमें आंख पाए जाते हैं। ये सलकन, अब ये देखो जैसे पत्ती तो ये जड़ द्वारा इसमें हो गया, और इसमें क्या हो गया, आलू में आंख निकला होता है, उसे आंख कहते हैं। ये एक आलू काट करके और लगा दीजिए, देखो एक आलू में जितने आंख होंगे उतने से उतने आलू से उतने भाग बन जाएंगे। एक आलू से 1 किलो भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये पौधे का तना वाला भाग है, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थ को संचित करके क्या करता है कि नए पौधे का निर्माण करता है। ये भी कायिक जनन का एक भाग है। जैसे पत्ती है जुबा, अजूबा देखो भी हमने बताया पत्ती के द्वारा जनन, पत्ती के द्वारा जनन जो होता है, तो इसमें किनारे किनारे क्या होते हैं, देखो ये अपस्थानिक शाखाओं का जाल फैला होता है, इसे कहते हैं पत्थर चट्टा नाम है, और हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में अजूबा कहते हैं। अब ये पौधा है, हमारे देखने में लगता है कि ये कैसे पत्ती से नया पौधा कैसे बन जाता है, लेकिन इन पत्तियों में अपस्थानिक शाखाओं का जाल फैला होता है किनारे किनारे, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं, इनको देखने के लिए हमें सूर्यदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसमें क्या होता है, पत्ती के किनारे एक कोशिकीय मूलरोम होते हैं, और वे अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो अगर कायिक जनन की बात की जाए तो आपने देखा कि पत्ती के द्वारा, और पत्ती के द्वारा जनन, तने के द्वारा और जड़ के द्वारा, ये कायिक जनन के रूपांतरण है। इसमें पत्ती, जड़, तना, 3 विधियों द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है अलैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। अंडाणु और शुक्राणु जो नर और मादा में बनते हैं, ये कोशिकाएं भाग नहीं लेती, इसे अलैंगिक कोशिकाएं कहते हैं। अब इसमें क्या है कि ये अलैंगिक कोशिकाएं पौधे या जंतुओं के अंदर, निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है, लेकिन अधिकांश पौधों में होता है कि निम्न श्रेणी के जंतुओं तथा कुछ पादपों में कुछ ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जो तेजी से विभाजन करके मात्र पौधे से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं, और नए पौधे का निर्माण करती हैं, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्योंकि इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, और शुक्राणु अंडाणु भाग न लेने के कारण ही क्या होते हैं, वह अलैंगिक कोशिकाएं होती हैं। जैसे उसमें आता है, देखिए क्या कहते हैं, पामेला स्टेज, ये यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में होता है कि पामेला स्टेट की अब इसमें क्या होता है कि तालाब में पानी बहुत मात्रा में है, तालाब में बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब पानी कम हो गई, और परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उसके अनुकूल नहीं है। तो तालाब जैसे पानी सूखता है, उस समय क्या होता है कि पौधे के बाहर एक श्लेष्मिक आवरण का निर्माण हो जाता है, चिकनी झिल्ली हो जाती है श्लेष्मिक, और श्लेष्मिक आवरण आकर के तने को, जैसे तना है तो इसके तरफ चारों तरफ से इसे घेर लेते हैं। अब ये श्लेष्मिक आवरण है, चारों तरफ से उसको ऐसे बंद कर देते हैं, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में टेम्परेचर अधिक बढ़ जाए तो उस टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता हो। और जैसे
क्या होता है, परिस्थिति अनुकूल, बारिश की 2 4 10 बूंदें गिरी, पानी गिरा, बस तुरंत ही साफ श्लेष्मी का आवरण खत्म और नया तने से नया पौधा बन गया। तो ये होता है अलैंगिक कोशिकाएं। अब ये यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगायरा, ओडोगोनियम, क्लोरेला, इन सब शैवालों में पाया जाता है। जैसे फिर कवक में भी पाया जाता है अलैंगिक जनन। तो कवक में क्या है, शिष्य द्वारा, बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, कोनिडिया द्वारा, ये सब उनमें विधियां हैं। तो अगर इसमें एक जनरल है, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आपका चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन, उस चैप्टर में केवल जनन के महत्व को ही बताया गया। हाँ, यही तो बता रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो भी हमने बताया पत्ती में कैसे होता है, जड़ द्वारा कैसे होता है, तने द्वारा कैसे होता है। लेकिन इसमें हमने बताया कि यह जनन का वह भाग होता है जिसमें मातृ कोशिका के अंदर एक अलैंगिक कोशिकाएं बनती हैं और तेजी से विभाजन द्वारा मातृ पौधे से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं, अलैंगिक जनन कहलाती हैं। अलैंगिक जनन में अभी हमने बताया जैसे पामेला स्टेज, शिष्ट द्वारा, कोनिडिया द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, ये उसकी विधियां हैं। और ये जो लैंगिक जनन है आपके पास, ये लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें जनन कोशिकाएं बनती हैं। जनन कोशिकाओं के अंतर्गत इन मेल में शुक्राणु, वह जंतु जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं वह मेल कहलाते हैं, नर कहलाते हैं, और जो अंड कोशिका का निर्माण करते हैं वह मादा कहलाती हैं। ये दोनों हैं। तो अब इसमें क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि अब ये देखो, जो शुक्राणु उत्पन्न करें नर, जो अंडाणु उत्पन्न करें वो मादा, और जो दोनों उत्पन्न करें तो उनको क्या कहोगे बताओ, जिनके अंदर दोनों बने, शुक्राणु अंडाणु, क्या करोगे? नहीं, उभयलिंगी, कॉमन है दोनों, नर और मादा दोनों पाए जाए। केचुआ आगे से 14 से 18 खंड तक वो नर होता है और पीछे 24 से 28 खंड तक वो स्त्री होती है। तो उसमें द्विलिंगी है, नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, ये लिंगी जनन में कि वह जंतु जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं वह नर, और जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं वह मादा कहलाती हैं, और जो दोनों उत्पन्न करते हैं वह उभयलिंगी कहलाते हैं। अब क्या है कि नर की पहचान क्या है, नर की पहचान है कि उसमें दूर से, जैसे अभी पुरुष के पूछा जाए कि विकासशील लक्षण बताओ, तो लैंगिक कोशिकाएं जब तक नहीं होंगी तब तक नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स की जिम्मेदारी है कि इतना आकार दे दे फीमेल को 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक शरीर को उतना आकार दे देता है ताकि उसमें अंडाणु बनने लगे, पीरियड शुरू होने लगे, काम खत्म। ये सेकेंडरी ग्रोथ का प्रारंभ है। और महिला ये समझ ले कि जिस दिन प्रथम बार रजो दर्शन हुआ, मासिक चक्र हुआ, उसी दिन समझ ले कि अब हमारा किशोरावस्था खत्म, हम युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। जबकि ये लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की आयु तक और लड़कों में 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक प्रारंभ होता है। ये है, तो ये किशोरावस्था में है परिवर्तन। क्या भाई बताओ, पूछेगा? लैंगिक जनन, तो वही लैंगिक जनन में बता रहे हैं, नर के अभी जंतु के बारे में इसको भी बता दे रहे हैं। देखिए, अब अगर बात कीजिए तो जिस प्रकार नर में शुक्राणु का निर्माण, मादा में अंडाणु का निर्माण, उसी प्रकार पौधों में सोचेंगे कि उसमें किस प्रकार का जनन होता है, उसमें भी तीनों प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब इसमें क्या है कि अगर किसी पौधे में नर जननांग या मादा जननांग का या पुष्प में वर्णन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, करोला और फिर एंड्रोसियम, गाइनोसियम। यानी बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो हरे रंग का होता है, बाह्य दलपुंज, उसके अंदर जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, लाल, पीला, नीला, बैंगनी, वो दलपुंज कहलाता है। और उसके अंदर जो ये भाग होते हैं, ये देखिए, ये नर होते हैं और इन्हें पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। इसके बाद में पुष्प का अंतिम चरण जो होता है वो जायांग कहलाती है, स्त्री केसर कहलाती है। और इस प्रकार अगर पुष्प का अध्ययन किया जाए तो पुष्प में 4 चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेसर और चौथा जायांग या पुमंग। अब ये 4 दल हैं। तो इसमें क्या होता है कि जायांग पुष्प का अंतिम भाग होता है और ये क्या करते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुंकेसर और जायांग को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये दोनों बाहरी आवरण, और इनका कोई वर्क नहीं है ये। तो अब इसके बाद में क्या है कि जब पुष्प बंद होता है उसी समय
पराग कोश के फटने पर पराग कण यहां से ये यहां से ये फट जाता है, इससे यहां से, और यहां से ये आकर के यहां से आकर के यहां से ये जायांग 3 भाग में बटा होता है, जैसे कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र पुष्प का सबसे ऊपरी भाग होता है, और वर्तिका ये भाग होती है, और अंडाशय ये भाग होता है। जायांग के 3 भाग होते हैं। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो जैसे पराग कोश परिपक्व होते हैं तो इनके यहां से लंबाकार स्फुटन होता है, कभी किसी पुष्प में तो लंबाकार स्फुटन होता है, किसी पुष्प के जायांग में यहाँ पर ऐसे ऐसे पतले पतले छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों के द्वारा परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार परागकण और अंडकोश का दोनों मिलने पर क्या होता है, एक मनज बनता है, एक मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज बनता है। तो इस प्रकार पुष्पों में जनन इस प्रकार हो जाता है। और मेल में होता है शुक्राणु और अंडाणु मिलने की क्रिया को। जैसे कोई कहे निषेचन एक भाषा एक लाइन में बताओ तो क्या कहोगे कि नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन हो गया। अब उसमें क्या है कि निषेचन भी 2 प्रकार के होते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी बाह्य जनन और फिर आंतरिक जनन। दो प्रकार के। बाह्य जनन जैसे मेंढक आप देखा होगा, एम्फीबिया है, तो मेंढक में आप देखा होंगे कि जनन में क्या होता है, नर और मादा जनन करते हैं, लेकिन उनमें लिंग नहीं पाया जाता है मेल में। बस वो क्या होते हैं कि फीमेल एक्साइटेड हुई और बाहर जल के बाहर आकर के जल में अंडे दे दिया, और मेल ये करता है कि जैसे वो अंडे देती है बस जल में ही अंडे के ऊपर शुक्राणु को छोड़ देता है। तो ये बाह्य जनन होता है, जल में होता है। और जो जनन शरीर के अंदर संपन्न होती है उसे आंतरिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य हैं, गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, तो उनमें अंडाणु तक पहुंचाने के लिए शुक्राणु का माध्यम होता है, और इनमें माध्यम नहीं है, इसलिए इनमें बाहरी जनन होता है। बाह्य जनन कहा जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जनन 2 प्रकार के होते हैं। आज हम जो कुछ थोड़ा सा जानकारी दिए हैं, कल इसके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे।